बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद ख़ान साहब, जो कि 3 दफ़ा जो है वो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। इनसे ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले और फिर इलेक्शन के बाद। यही रिज़ल्ट आपके सामने भी होगा, आप भी इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि माजिद साहब की जो प्रेडिक्शन थी वो क्या थी और हम इनसे जानना चाह रहे हैं आज। एक तो हम ओवरऑल देखें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के टोटल जो यानी हल्के हैं, पहले जो है वो 29 थे, अब 33 हो गए हैं, 4 हल्के बड़े हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में 12 हल्के हैं, टोटल जो है वो 45 सीट्स हैं। इसके साथ ज़ाहिर है बाकी स्पेशल सीट्स भी और बाकी मामला ज़ाहिर है एक पूरी रियासत है जिसमें सदर और वज़ीर आज़म, और फिर अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ के अवाम के जो क्या मसाइल हैं उस पर तो बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ये बात करना चाह रहे हैं कि तीनों डिवीज़न्स हैं। अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर 9 सीट्स हैं। अगर हम ज़िला जो पूंछ डिवीज़न की बात करें वहाँ पर 11 सीट्स हैं, और अगर मीरपुर डिवीज़न की बात करें वहाँ पर 13 सीट्स हैं। तो माजिद ख़ान साहब से जानेंगे कि यहाँ पर इस वक्त पोजीशन क्या है, तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, और फिर पाकिस्तान में जो 12 हल्के हैं जिसमें 9 पंजाब में है, 1 KPK में है, 2 जो है वो सिंध में है, वहाँ पर क्या पोजीशन है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, और ये इंटरव्यू क्योंकि मैंने सेव करके रखना है, और इलेक्शन के बाद दूसरे दिन जो है ना फिर हम इसमें देखेंगे कि आपका जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, ज़रा आप 3 दफ़ा लेजिस्लेटिव क्या समझते हैं। अगर हम हल्का डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की बात करें, यहाँ पर क्या सूरत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि लोग इस दफ़ा बड़े आजिज़ आ चुके हैं सही मौजूदा हुकूमत के, है ना। इन्हें जितना डेवलपमेंट फ़ंड मिला है तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और जितने इन्होंने उसकी बंदर बांट और लूट मार की है इसकी भी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। इतना कुछ स्पेंड करने के बावजूद इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है ना। उनके जहन में ये गुमान था कि शायद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके लोगों को छीना झपटी करेंगी और उनके लोगों को ले जाएंगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी ने इस तरह फोकस ही नहीं किया, और हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने लोगों को ही आजमाइश में डाला है और उनको ऐसा इम्तिहान में उतारा है। इस वक्त गुजारिश मेरी ये है कि लोग इनकी कारस्तानियों से आजिज़ आके अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, लोकल बॉडीज़ का ना होना, मेरिट की पामाली। रिसेंटली इन्होंने जो एक एडहॉक मुलाजमीन को कंफर्म करके जो पढ़े लिखे तबके का गला काटा है, मैं समझता हूँ इसकी तारीख में बहुत सी आवाज़ आज भी मैंने सुनी है। इसका हल क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने तो असेंबली में इसके ऊपर बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई कि कम से कम जो हमारे MPhil बच्चे बच्ची हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, जो बाकी लोग हैं हमारे, जो बेचारे यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप्स लेते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका क्या कसूर है? सही है। या जो हमारे गरीब वालिदैन के बच्चे मेहनत करके पढ़ लिख के कोई अपना रोज़गार के लिए आते हैं, उनका क्या कसूर है? गुजारिश ये है कि इन्होंने एक तरफ ये लेजिस्लेशन लाई कि भाई सारे एडहॉक कंफर्म, जो एक दिन का एडहॉक है वो भी कंफर्म। सही। फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बाकी बच जाएंगे उनको NTS में लेके जाएंगे। पहले खुद इन्होंने NTS का नफाज किया, उस NTS के साथ जो खिलवाड़ किया। मैं एक तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा खड़ा है। गुजारिश मेरी ये है कि 2 लेजिस्लेशन एट द सेम टाइम नहीं चल सकती। या तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन को रिपील कीजिए और या फिर आप एडहॉकिज्म को कंफर्म कीजिए। ये एक इतनी नफ़रत लोगों के दिलों में और ख़ासकर यूथ के दिल में पैदा हो रही है कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के आमदा इलेक्शन पे बड़ा असरअंदाज होगी और ये रिज़ल्ट्स को चेंज करेगी। ठीक है, अगर हम ओवरऑल कहा करते हैं कि इलेक्शन से पहले बड़े बड़े बुर्ज की बात होती है, मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं ज़ाहिर है अब इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं 2 हल्कों से, उन 2 हल्कों की स्पेशली क्या सूरत है? देखिए, उनमें एक हल्का जो लीपा वाला है वो तो मुकम्मल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। ठीक है, और जो इस वक्त ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स हैं वहाँ पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान अली ख़ान चुगताई साहब हैं, और वो एक मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा आवाम, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जो इलेक्शन जीता था वो लीपा टनल के नाम पर जीता था, और उन्होंने कहा था जी कि हम आपको टनल बना के देंगे, और नवाज़ शरीफ की हुकूमत है, वो टनल भी ना बनी। नवाज़ शरीफ ख़ुद बैरून मुल्क चले गए इलाज कराने और वहाँ पर मुकीम हो गए, तो उनका वो ख्वाब भी अधूरा रह गया। इनके पास अब ये जवाजियत नहीं थी लोगों को कहने की, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर हुकूमत बनी तो उस वक्त नवाज़ शरीफ की हुकूमत वफाक में थी, और नवाज़ शरीफ को वो खुद क्लेम करते थे। एक तो उन्होंने वोट इस नाम पे लिया कि नवाज़ शरीफ शायद लीपा से गया हुआ, तो वो भी एक एलिमेंट वहाँ उस वक्त काउंट किया। अब लोगों ने ये रियलाइजेशन भी कर ली है कि ना नवाज़ शरीफ लीपा से, और ना नवाज़ शरीफ ने टनल दी है, और ना नवाज़ शरीफ की पार्टी ने यहाँ पर कुछ किया है। लिहाजा उनको ये रियलाइजेशन है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर, पहले तो उनके पास वहाँ
कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था। सही। प्राइम मिनिस्टर को अपने हल्के में ख़तरा महसूस हुआ और उसने ये कहा कि शायद अब मैं दूसरे हल्के से भी जाके अपनी किस्मत आजमाऊँ। बेसिकली उनके नज़दीक जो ये नशा जो है ना, ये पावर लस्ट जो है, वज़ारत उज़्मा की 2 झंडियाँ लहराना, आज़ाद कश्मीर का स्क्वाड, पुलिस आगे पीछे होना, ये जाता नहीं है। अब इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने दोनों हल्कों में थ्रेट है और वो दोनों हल्कों में वीक पोजीशन में है, क्योंकि इनकी अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ इशफाक ज़फ़र पीपल्स पार्टी के साहबजादा इशफाक ज़फ़र मरहूम हमारे हुआ करते थे, साबिक़ स्पीकर, एक बड़ी बुलंद शख्सियत तो उनके फ़र्जंद हैं और उनका एक रूहानी सिलसिला भी है उस इलाके में। फ़ारूक हैदर खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े यंग लड़के को टिकट दिया है जो सादात फैमिली में से है, ज़ीशान हैदर, और हमारा बड़ा टैलेंटेड लड़का है। और इसी वजह से फ़ारूक हैदर साहब को उस बच्चे से भी थ्रेट महसूस हो रही है, इतने अरबों रुपए लगाने के बावजूद। वहाँ डॉक्टर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी की तरफ से लड़ रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी वहाँ पर टिकट दिया है। तो इस वक्त जो वहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप है, फ़ारूक हैदर साहब दोनों हल्कों से कंफर्टेबल नहीं है। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में कितनी सीट्स पर तहरीक इंसाफ आसानी से जीत सकेगी और कितनी सीट्स आपको लग रहा है कि मुश्किल हैं या लूज़ की जा सकती है? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर के लोगों का इमरान खान के ऊपर एक बड़ा एतमाद है और बड़ा एतकाद है। खान साहब ने जिस तरीके से हमारे इशू को इंटरनेशनलाइज किया और जिस तरह दुनिया को ये बावर कराई, इवन यूरोपियन कंट्रीज़ को, पहली दफ़ा तारीख़ में जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो सज्जन जंदाल यहाँ आ गया, अजीत दोल यहाँ आ गया, मरी तक उनको वो ले के आ गए और फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर के डोर स्टेप के ऊपर नॉक भी किया। फिर जिस तरह नरेंद्र मोदी उनके घर चला गया, मैं समझता हूँ इससे कश्मीरियों की बड़ी दिलशिकनी हुई। खान साहब ने जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाके, जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके जिस बुलंदो बांग तरीके से उन्होंने हमारे इस इशू को एक्सपोज किया और हिंदुस्तान का जो एक नाटजी फेस था, जो उनका एक आरएसएस का फेस था, जिस तरह उसको एक्सपोज किया, मैं समझता हूँ कि इससे कश्मीरियों के दिलों में उसकी कदर बहुत बढ़ी है। और फिर जिस तरह ये अभी रिसेंटली जो हमारे पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारे लोगों को केटर किया, हमारी हुकूमत ने तो अपने डेवलपमेंट बजट से और अपने नॉर्मल बजट से 1 रुपया नहीं लगाया। इनको तो जो पैसा आया या NDMA ने दिया या वफाक ने दिया, वो भी लोगों के जहनों में है। ये यहाँ पर लोगों के मेरिट का कत्लेआम करते जा रहे हैं। खान साहब वहाँ पर जो एक पैगाम दे रहे हैं दुनिया को, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जो इसका जो असर आएगा वो आने वाले इलेक्शन में आएगा। और फिर याद रखिए कि जो वफाक में गवर्नमेंट होती है वो खामोश वोट को मुतासर करती है, और ये जो स्विंग वोट है, जो आपका साइलेंट वोट है, ये आपका स्विंग वोट होता है। तो मैं जहाँ तक मेरी अकल समझ है, सियासी अकल समझ है, कि मेरा ख्याल है कि हम 9 सीटों में से बड़ी आसानी से 6-7 सीटें मुज़फ़्फ़राबाद से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के फ्लैग के नीचे निकालने में कामयाब हो जाए। बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो पुंछ डिवीज़न है वहाँ पर 11 सीटों में से कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, पुंछ में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। पुंछ में हमने, क्योंकि हमारी कोलिशन चल रही है सरदार इब्राहिम साहब के पोते से, सरदार खालिद इब्राहिम मरहूम का बेटा है हसन इब्राहिम, वो 2 सीटों के ऊपर शायद उनके साथ हमारा कोई कोलिशन चल रहा है। तो मौजूदा अगर पुंछ में देखा, इस वक्त जो सूरत हाल देखी जाए, तो हम किसी भी हल्के में कोई लूजिंग विकेट के ऊपर नहीं है। हमारे बड़े टफ कैंडिडेट्स हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह पब्लिक हमारा सपोर्ट करे, हमें सपोर्ट करे, तो हम आसानी से 6-7-8 सीटें पुंछ डिवीज़न से निकाल लेंगे। क्योंकि वहाँ पर एक तो हमारा सुदर्न बेल्ट है, ये 2.5 ज़िले जो हैं मुकम्मल सुदर्न बेल्ट है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे एक मेंबर असम्बली थे सगीर चुगताई साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो अभी हादसे में उनकी गाड़ी गिर गई, अभी तक उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। वो पाचशोट की हमारी एक कंस्टिट्यूंसी है, ये भी हमारा कंफर्म हल्का था। इसी तरीके से सरदार तनवीर इलियास लड़े हैं इलेक्शन बाग से, बस्ती बाग से। इसी तरीके से कयूम न्याजी साहब है वहाँ पर, जो अब्बासपुर से, हजीरा से सरदार अर्जिश को टिकट मिला हुआ है। इसी तरीके से पलंदरी में हमारा बड़ा नेक टू नेक फाइट है। बलोच में फ़हीम रबानी साहब हमारे साबिक हमारे अख्तर रबानी साहब मरहूम के फ़र्जंद हैं, ये हमारे साथ इन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं समझता हूँ कि पुंछ में भी एक फ़ज़ा बनती जा रही है और ये जो एलिमेंट है, जो खान साहब का करिश्मा है, ये वहाँ पर भी चढ़ के बोलेगा और पुंछ में भी हम मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह अपनी सीट सिक्योर करेंगे। जहाँ तक आपने मीरपुर डिवीज़न है, इसके बाद क्योंकि हमारा जो तीसरा डिवीज़न है, तो ये शुरू होता है दानगली के पुल से और ये जाके ख़त्म होता है कोटली
नकियाल बॉर्डर है, फिर इसके साथ खुरट्टा का बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, फिर ये सारा होता होता सेंसे से हुलाड़ पुल के ऊपर आके हम ख़त्म होते हैं। तो अगर इधर के पॉलिटिकल डायनामिक्स देखें तो बैरिस्टर सुल्तान यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं मीरपुर सिटी से, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। फिर चौधरी अरशद हैं खड़ी से, हमारे साबिक मेंबर असम्बली हैं, मेरे साथ कुलीग रहे हैं, वो इज़ अ टफ कैंडिडेट। उसके मुकाबले में रुखसार हैं जो PMLN के हैं। इसी तरीके से चौधरी अनवार एक बड़ी एंट्री हमारे साथ शामिल हुआ है, साबिक स्पीकर हैं। चौधरी सोबत साहब एक बड़ा नाम है उस भिम्बर के अंदर, वो हमारे साथ आए हैं। अली शान सोनी साहब समानी से हमारे साथ आए हैं। इसी तरीके से आप देखिए हमारा जो चौधरी इखलाक सेंसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मलक यूसुफ कोटली सिटी से हैं, मलक जफ़र जो है, ये राजमहल एक नया हल्का हमारा बना है, सही इधर से इलेक्शन लड़े। तो मैं नहीं समझता कि कोई कमज़ोर कैंडिडेचर PTI ने लाया है, एक बड़ा मजबूत कैंडिडेचर। 13 सीट टोटल जो है उसमें से आप क्या कर रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं जी कि अल्लाह ने खैर किया तो हम 7-8 सीटें मीरपुर डिवीज़न से बड़ी आसानी से सिक्योर करेंगे। और इसी तरह रेफ्यूजीज़ जो हैं, रेफ्यूजीज़ की 12 सीटें हैं। मैं तो बड़ा यकीन से कहता हूँ कि हम 9 सीटें यहाँ से लेने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ बड़ी मेजॉरिटी से हम गवर्नमेंट लेके आएंगे। इसमें कुछ सीटें ओवरऑल अगर आप देखें तो 45 में से 30 सीट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो बड़े सुकून से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखें इसमें भी सरदार अतीक के एलिमेंट को मैंने माइनस नहीं कर सकते। सही। अतीक खान साहब गरबी बाग से इलेक्शन लड़े, उनकी जमात भी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है। इसी तरीके से वो भी ज़ाहिरी बात है क्योंकि वो भी एक बड़ी पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा तो लेंगे। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, बाकी बहुत सी बातें हो रही हैं कि टिकट की तकसीम मेरिट पर नहीं हुई, तो डू यू थिंक के कहीं ना कहीं जो है वो शायद हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए जहाँ आग होती है वहाँ धुआं उठता है। मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि सारों को टिकट मिल जाए। सही है। मेरे नज़दीक क्योंकि हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड को सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हेड कर रहे थे, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड को अरशद दाद साहब हेड कर रहे थे, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड को आमिर कियानी साहब हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद उसको देख रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी ने टिकट दिया, जिसको भी पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने उसका बेहतर तरीके से एनालिसिस किया होगा, उन्होंने स्क्रूटनी किया होगा। और जो भी टिकट इस वक्त इशू हुआ है, बहैसियत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने बेहतरीन चॉइस की है। बिल्कुल पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की दिलशिकनी शायद हुई हो, लेकिन सबको टिकट नहीं मिलता। इस वक्त ये नहीं है कि हमें टिकट क्यों नहीं मिला, तुम्हें टिकट मिल गया। इस वक्त ये है कि हमें इमरान खान साहब की बैक को मजबूत करने के लिए उनका झंडे को कश्मीर में गाड़ना ज़रूरी है, ताकि नरेंद्र मोदी को हम एक जवाब दे सकें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आएगी तो मसला कश्मीर को और इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, इसको हम हिंदुस्तान के जो चेहरे को और एक्सपोज करने में हम कामयाब भी हो सकेंगे। लेकिन खान साहब 2-3 चीज़ें हैं। अगर कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, नाराज़गी का इजहार भी किया, कुछ ने को टिकट मिला, उन्होंने 1-2 दिन जश्न मनाया, फिर उसके बाद टिकट उनसे ले लिया गया। ज़ाहिर है ये चीज़ें तो पार्टीज़ में चलती हैं। लेकिन इस वक्त बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ही डर है या खौफ है कि कहीं उनका अपना कैंडिडेट उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। आप समझते हैं कि इसमें आला क़यादत जो है उसका बड़ा पॉजिटिव रोल अगर हो तो डेफिनेटली उनको या तो जिनको टिकट मिले हैं और जिनको टिकट नहीं मिले हैं उनको शायद एक पेज पे किया जा सकता है। देखिए इस पर हमारे वज़ीर अमूर कश्मीर भी लगे हुए हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब भी इस वक्त अपनी कोशिश काविश कर रहे हैं, आमिर कियानी साहब भी कर रहे हैं, दीगर हमारे जो सियासी कायदीन हैं पाकिस्तान के अंदर वो हमारी जो वो सारे इस वक्त लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी डस्ट बैठ जाएगी, चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। और इलेक्शन अभी क्योंकि आपको पता है अभी तो 1.5 माह है, इसमें काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन यानी स्क्रूटनी होने तक कुछ चीज़ें आपको समझ रहे हैं? अल्लाह की ज़ात पे हमें पूरा यकीन है और हमें पार्टी क़यादत पे पूरा ट्रस्ट है कि बहुत सी चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। अच्छा, प्रायोरिटी सेट हुई होंगी बहुत से, क्योंकि आप 3 दफ़ा मेंबर भी रह चुके हैं। आवाम के मसाइल क्या हैं, यानी जो आप समझते हैं कि प्रायोरिटी सेट अगर करें, पहले बड़े 5 मसाइल जो आपको लग रहा है कि आवाम उन मसाइल वही मसाइल है और उनको हल करना चाहिए, और तो जो है वो आवाम के मसाइल भी हल हो सकते हैं और गवर्नमेंट को भी जो है वो फीडबैक भी अच्छा आ सकता है। देखिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि मैंने यहाँ आज़ाद कश्मीर में आप भी आए हैं, ये आपके पीछे दरिया बहर है, ये सड़क नीलम वैली को जा रही है, यहाँ आपका एक टूरिस्ट का बड़ा फ़्लो रहा है,
सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अगर हम एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मेंटेन करें, मैनेज करें और हम यहाँ लोगों को फैसिलिटेट करने में कामयाब हो जाएं और उनको फैसिलिटेट करें, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है और हमारे बहुत से लोग यहाँ खपत हो सकती है। हमारे बहुत से वर्जन साइट्स हैं यहाँ पर जो अभी तक दुनिया ने देखी ही नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हैं कि जो जन्नत से कम नहीं है, इनको एक्सप्लोर करना और लोगों को वहाँ तक पहुँचाना, उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है, अगर हम ये जो M4 का हमारा मंसूबा है जो इस वक्त कटाई में पड़ गया है, इसको हम अगर कंटिन्यू कर लेते हैं और ये जो एक्सप्रेस वे है या मोटर वे है ये लिंक कर लेती है हमें, तो इससे हमारा ये इलाका बड़ा फ्लॉरिश करेगा। दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है और हम खान साहब से गाइडेंस लेंगे, अगर ये हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं नीलम झेलम और कोहाला के, इसका अगर एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं हमारे वापडा के साथ, तो इससे हमें बड़ा बेनिफिट होगा, हमें वाटर यूज़ चार्जेस की मद में भी और दीगर चीज़ों में भी। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब हमारा ये दोनों प्रोजेक्ट्स, अभी तो पानी आप देख रहे हैं पीक पे है क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ी है, अगर हम जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं हमारे उनको हम केटर कर लें तो ये शहर जो है इसके अंदर बहुत से हमारे इशू सेटल्ड हो सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। यानी आप समझते हैं कि टूरिज्म सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, टूरिज्म, हाइड्रल, ठीक है, और हम IT पार्क्स यहाँ पर बनाएं, बिल्कुल सही है। और ये जो हमारा मवासलात का निज़ाम है इसको हम ठीक करें। बिल्कुल। साथ अगर हम बात करें आवाम के इश्यूज़ में, जो शायद कई दाइयों से मैं कह रहा हूँ देख रहे हैं, वो बल्दियाती सेटअप है और तहरीक इंसाफ का मंशूर में सबसे अहम एहतसाब है। आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत आती है तो एहतसाब का कोई प्रैक्टिकली अमल भी होगा और क्या बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे? और आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि माजिद खान साहब ज़ाहिर 3 दफ़ा मेंबर भी रहे हैं, तो आने वाली हुकूमत अगर आपकी पार्टी बनती है तो आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए या कौन सी एक्सपेक्ट करेंगे कि जिस पे आप अच्छे तरीके से आवाम को जो है वो मतलब डिलीवर कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश मेरी ये है कि आपने एहतसाब का कहा, ये तो पहली प्रायोरिटी है हमारी PTI की, नो डाउट एट ऑल, इसमें तो कोई शक शैबे वाली बात नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मौजूदा हुकूमत ने जो पीछे एहतसाब के कानून का हाल कर दिया यहाँ पर, उसके पर भी काट दिए, उसका सर भी काट दिया, उसकी टांगें भी काट दी इन्होंने। यहाँ एहतसाब का कानून ये है रियासत के अंदर कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव से चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जो है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव से कोई रिकॉर्ड कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता। उसके लिए वो चिट्ठी लिखेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के ऊपर है कि उसको रिकॉर्ड दे। यानी अगर कोई चोर पकड़ा गया तो उसको पहले लिखेगा कि आप मुझे इजाज़त दे दें। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर किसी ने कत्ल किया तो उसको SHO को गिरफ्तार करने का हक नहीं है, पहले वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर वारंट गिरफ्तारी होगा, वारंट गिरफ्तारी जारी होगा तो वो उसको अरेस्ट करेगा, तब तक वो UK दुबई बैठा होगा। यही ऐसे एहतसाब का कानून यहाँ पर लागू है। यहाँ पर इसी वजह से शीर मादर समझ के यहाँ के वसाइल को लूटा गया। इसके ऊपर असेंबली में जितना शोर हम डाल सकते थे, जितना हम इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते थे, हमने उठाई। लोगों को भी इस बात का पता है। इसी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये डेवलपमेंट फ़ंड, जो रिकॉर्ड डेवलपमेंट फ़ंड इनको मिले हैं, जिस तरह इन्होंने शीर मादर समझ के इस डेवलपमेंट फ़ंड की तबाही की है, अब इनके एहतसाब का वक्त आ रहा है। एहतसाब के लिए बेहतरीन कानून साजी करेंगे, किसी को इससे ये कोई इससे बालातर नहीं होगा। अगर कोई PTI का बंदा भी है तो वो भी इस सिस्टम में से गुजरेगा और एक इंशाल्लाह प्योर सिस्टम। जहाँ तक आपने बल्दियाती इंतखाबात की बात की, बल्दियाती इंतखाबात मौजूदा जो अभी हुकूमत है इस वक्त नून की, इन्होंने तो शुरू में अपने मंशूर में डाला था कि हम बल्दियाती इंतखाबात करेंगे। फिर इवन कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने इनको डिसीजन दिए और कहा कि भाई बल्दियाती इंतखाबात की डेट्स दीजिए। ये अभी तक हल्का बंदियाँ नहीं कर सके। ये जो अभी 4 हल्के हमारे बड़े हैं असेंबली के, इसके बाद यहाँ आप देखें कि अरसा दराज हो गया कि लोग महरूम हैं कि उनको ग्रास रूट लेवल के ऊपर सिस्टम डेवलप किया जाए। KPK की बात करें, हम पंजाब की बात करें, वहाँ पर भी हम देखें तो KPK में जो PTI ने पहले डिलीवर किया बल्दियात के थ्रू या कुछ नई चीज़ें मुतारफ़ करें, जिसकी वजह से पंजाब में भी, और अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का ना होना, KPK में भी ना होना, और आप समझते हैं कि वहाँ के मेंबर जो नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली है उनकी प्रेशर में आकर ये कुछ हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्शन नहीं हो रहे, तो क्या आने वाले दिनों में कश्मीर में इलेक्शन करना इतना आसान होगा? नहीं, यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बल्कि मैं अभी रिसेंटली KPK इलेक्शन कमीशन में गया, तो इस वक्त वहाँ पर जो सबसे बड़ा बर्डन है वो बल्दियाती इलेक्शन का है। बिल्कुल, वो हल्का बंदियों पे लगे हुए हैं इस वक्त, उनकी वोटर लिस्टें बनती जा रही हैं। ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक डेडलाइन दिया हुआ है, उस डेडलाइन के अंदर उन्होंने वो सारे कामों को मीट करना है। तो इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ने खैर की, फजल किया, करम किया,
तो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। पहले बल्दियाती कानून को ठीक करेंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे और यहाँ हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये डेवलपमेंट फ़ंड को मुंतकिल करेंगे। बाकी देखते हैं 25 जुलाई हमारी अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरे रब से, कि 25 जुलाई का सूरज यहाँ इंशाअल्लाह इस दफ़ा बल्ले की फ़तह की नवीद लेके तुलू होगा, खान साहब के विजन की नवीद लेके तुलू होगा और एक अच्छी गवर्नमेंट हम लेके आएंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जमात ने, मेरे लीडर ने मुझे दी, हम उसको कोशिश करेंगे कि ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ और उसको अपनी पार्टी के बेहतर मुफाद में, लोगों के बेहतर मुफाद में हम जो हमारे से सर्विसेज हो सकती हैं, हम माजी में भी किए, आइंदा भी करेंगे। बुनियादी चीज़ पार्टी की लीडरशिप का एतमाद है। मैं समझता हूँ कि अगर वो एतमाद आपको हासिल है तो कोई भी बड़े से बड़ी मुहिम सर करने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब्दुल माजिद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि 3 दफ़ा मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली भी रह चुके हैं और बड़ी तफसीलन हमारी इस मामले पर गुफ्तगू हुई कि पंजाब में जो पाकिस्तान में 12 सीट्स हैं, जो कश्मीर में 33 सीट्स हैं, टोटल 45 सीट्स, उस पर भी उन्होंने अपना जो है वो तबसरा किया कि कितनी सीट्स वो निकाल सकते हैं और PTI का मंशूर क्या है। तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत बनाती है तो आवाम को जो है वो क्या रिलीफ़ दे पाएगी। अब ये सारी सूरत-ए-हाल ज़ाहिर हम 25 जुलाई के बाद ही सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है हमें कि आवाम की यहाँ पर बुनियादी सबसे बड़ा मसला अगर देखें तो वो यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन का ना होना, ग्रास रूट लेवल पर जो है वो पावर्स ना शिफ्ट करना, उसके साथ साथ ना सेहत के वो शायद हम देखते हैं कि मसाइल हल हुए और सबसे बड़ी पोटेंशियल देखें तो यहाँ टूरिज़म की पोटेंशियल है, जिससे ना तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जो है उनको रोज़गार भी दिया जा सकता है। अगर सिर्फ एक ही जो इस पोटेंशियल को अगर सही तरीके से जो है वो देखा जा सके। आने वाले दिनों में देखते हैं 25 जुलाई बहुत ही अहम दिन होगा। कश्मीर की आवाम से हम अगेन रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उस दिन ज़रूर जाइए और अपना जो हक रायदाई है उसका इस्तेमाल भी कीजिए और उसके साथ साथ जो है वो अपने अगले 5 साल के लिए आप उस शख्स का इंतखाब कीजिए जो आपको वाकई लगे कि वो आपके मंसूर, आपका जो मसाइल हैं वो हल कर सके। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।